हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैड अबाउट बायो। दिस इज योर शिवानी मैम। सो गाइज, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक। जिस टॉपिक में मेनली स्टूडेंट्स को हार्मोनल वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आई ट्राई कि सिंगल वीडियो में आप लोगों के जितने भी हार्मोन से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोगों को मेंशन करना है। आप लोगों ने अगर पहले से भी इस चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं ना, तो आई सजेस्ट कि बच्चों एक बार फिर से इसके नोट्स खुद से लिखो, ताकि जितनी चीज़ें आप लोगों ने पहले मेंशन की हैं, जितना पढ़ा है उसमें क्या डाउट है आप लोगों को, वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो चलो देखो, अब सबसे पहले ना बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, oogenesis क्या होता है। तो oogenesis मैं आप लोगों को पहले एक बार रिकैप करा देती हूँ क्या oogenesis होता है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल बताऊंगी। देन यहाँ तक चलो। तो बच्चों जरा हम एक बार ना oogenesis देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखो हेडिंग हमारा oogenesis। अब एक एक करके आप लोग अपने अपने पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताओ कि oogenesis प्रोसेस कौन से स्टेज में स्टार्ट होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें स्पर्मेटोजेनेसिस से, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी। बट oogenesis फीमेल्स के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहीं से बनता है कि oogenesis आपका कब स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड oogenesis प्रोसेस एग्जैक्टली होता कहाँ पे है? oogenesis प्रोसेस होता है आपका ओवरी के अंदर। तो अब जो हम ये स्टोरी समझ रहे हैं ना बच्चों, एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम का छोटा सा ना रफली डायग्राम बनाओ अपने पास। ऐसे हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी यहाँ पे फिम्बरी होती हैं, दीज आर द फिम्बरीज। एंड इन्हीं से यहाँ पे आपका अटैच होता है एब्डोमिनल कैविटी से ओवरी। तो ये ओवरीज है, पेयर्ड ओवरी होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। इन्हीं ओवरीज के अंदर प्रोसेस चल रहा है, इमेजिन करके चलना है पूरा प्रोसेस। तो ओवरी के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या है आपका, अराउंड 6 से 7 मिलियंस कुछ सेल्स हैं। और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे उगोनिया बोलते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे क्या हुआ, एक बेबी गर्ल की बॉडी में, उसकी ओवरी में 6 से 7 मिलियन ऊगोनियाज बन गए। फिर इन ऊगोनियाज ने क्या किया, अपने अंदर माइटोसिस करना स्टार्ट किया। इनके अंदर हुआ माइटोसिस। अब आप लोगों को पता है माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस होता है एक इक्वेशनल डिवीजन। अब हमारे ऊगोनियाज इस स्टेज में क्या है, आपके डिप्लॉइड है। तो जब मैं एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के अंदर माइटोसिस कराऊंगी तो उससे बनने वाली सेल्स कैसी बनेंगी? दोनों डिप्लॉइड बनेंगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास बनी 2n एंड 2n, दो सेल्स हमारे पास बन गए। लेकिन यहाँ पे माइटोसिस इस वे में होगा आपका अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। एक सेल से दो सेल्स बनेंगी, लेकिन जितना कंटेंट इस सेल के पास था ना, ऐसा समझना 25% एक सेल के पास जाएगा और बाकी बचा हुआ 75% एक सेल के पास जाएगा। एंड जिसके पास जितना ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है उतना ही सर्वाइव कर पाता है। अब ये जो हमारी स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे कि ये तो हमारी अपनी पोटेंशियलिटी को लूज कर देगी, क्योंकि इसके पास हमने क्या दिया, बहुत कम इसको साइटोप्लाज्म दिया है। तो इसको लिख देते हैं हम, इट लूज द पोटेंशियलिटी। पोटेंशियलिटी इसने लॉस कर दिया। अब बची वाली दूसरी सेल जिसको हमने 75% साइटोप्लाज्मिक मटेरियल दिया, अब ये फर्दर आगे ग्रो करेगी। इसका होगा साइज में ग्रोथ। एंड अब यहाँ पे हम थोड़ा ग्रोथ दिखा देते हैं इसका। तो ये हो गई साइज की ग्रोथ। अब oogonia से क्या बना हमारे पास? ये इस बनने वाले स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगी प्राइमरी oocyte। देन यहाँ तक तो ये प्राइमरी, ये प्रोसेस ध्यान रखना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में चल रहा है। फिर यही प्राइमरी oocyte अब अपने अंदर करेगा मियोसिस 1। इसने अपने अंदर मियोसिस 1 किया। अब आपको पता है मियोसिस क्या है? मियोसिस 1 अगर हम देखें, दो मियोसिस होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। मियोसिस 1 होता है रिडक्शनल डिवीजन, तो इसमें क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस टू हाफ। मियोसिस 2 होता है इक्वेशनल डिवीजन, जस्ट लाइक टू माइटोसिस। तो इसने यहाँ पे मियोसिस किया तो दो सेल्स बनेंगे, उनके पास कंटेंट कितना जाएगा? एक एन एक के पास और एक एन एक के पास जाएगा। अगेन यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? अगेन कौन सा डिवीजन होगा? अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। लेकिन लेकिन ये मियोसिस 1 में पूरा नहीं हो पाता है। मियोसिस 1 होना स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। अब मियोसिस में आपको पता है प्रोफेज 1 जो स्टेज होती है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। इसके अंदर एक फेज आती है डिप्लोटीन 1। अब यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों,
कि डिप्लोटिन 1 फेज में आके हमारी प्राइमरी oocyte स्टक हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आता है, फिर बेबी का बर्थ हुआ, बर्थ के बाद वो धीरे धीरे 1 साल की हुई, 2 साल की, 3 इयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, ऐसे एज करते करते वो चली गई कहाँ तक, एक प्यूबर्टी तक। अभी सैरो को एक सेकेंड थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, बिकॉज ये प्रोसेस अभी हमारा नहीं हुआ ना, ये बीच में रुक गया है, तो यहाँ पे लिख दो बर्थ, एंड बर्थ के बाद भी कहाँ तक, मैच्योरिटी तक। जब तक वो गर्ल हमारी मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी इन द केस कि उसके अंदर प्यूबर्टी अटेन नहीं हो जाएगी, एंड जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होती है, आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होने लग जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जैसे ही उस बेबी गर्ल की बॉडी के अंदर मैच्योरिटी आएगी, प्यूबर्टी अटेन होगी, तो उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल कंट्रोल आने लग जाएगा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, वो सिक्रीट होने लग जाएंगे। अब यही हार्मोन सिग्नल देंगे डिप्लोटिन 1 को, जो बीच में रुक गया था, कि अब प्यूबर्टी अटेन हो चुकी है, अब आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे ही प्यूबर्टी आई, तो हर मंथ क्या होगा, एवरी मंथ यहाँ पे जितने भी आपके ये प्रोसेस में डिप्लोटिन 1 में अरेस्टेड है, इनमें से एक प्राइमरी oocyte निकल के बाहर आएगा, एक प्राइमरी oocyte निकल के बाहर आएगा, एंड वो क्या करेगा, अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा। एंड मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद एक बन जाएगी हमारे पास प्राइमरी पोलर बॉडी, और एक बन जाएगी हमारे पास सेकेंडरी oocyte। फिर जैसे ही सेकेंडरी oocyte, अब आपको पता है प्राइमरी पोलर बॉडी कौन सी है, ये वो बॉडी है जब हमने अनइक्वल साइटोप्लाज्म डिवीजन कराया है। अनइक्वल साइटोप्लाज्म डिवीजन कराया तो प्राइमरी पोलर बॉडी के पास हमने 25% साइटोप्लाज्म लिया, तो कुछ टाइम बाद वो डीजनरेट हो जाएगी, बची कौन सी, सेकेंडरी oocyte। तो जैसे मियोसिस 1 फिनिश हुआ, सेम टाइम पे उसके अंदर मियोसिस 2 होना स्टार्ट हो गया। जैसे प्यूबर्टी अटेन हुई, मियोसिस 2 उसके अंदर होना स्टार्ट हो गया। बहुत ध्यान से समझो, एक एक चीज को रिलेट करो। लेकिन अब क्या हुआ, देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे ही इसने अपना मियोसिस 2 करना स्टार्ट किया, मियोसिस 1 फिनिश हुआ तो मियोसिस 2 में जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये मियोसिस 2 भी अपना फिनिश नहीं कर पाया। मियोसिस 2 के आप लिख लो मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 में जाके फिर से स्टक हो गया। कौन स्टक हुआ इस बार, सेकेंडरी oocyte स्टक हुआ है। एंड ये स्टकिंग कब तक रहेगी, जब तक उस फीमेल की, उस छोटी गर्ल की शादी नहीं हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक कोई स्पर्म की एंट्री नहीं होगी वहां पे, तब तक ये सेकेंडरी oocyte एज इट इज रहेंगे बॉडी में। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये है, देखो एक बार फिर से समझो, जब कोई भी छोटी गर्ल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो उसकी बॉडी के अंदर 6 से 7 ओगोनियास बने। फिर उन ओगोनियास ने अपने अंदर माइटोसिस किया, माइटोसिस करके उनमें से जो 2 सेल्स बनी, 2 में से हाफ तो अपनी पोटेंशियलिटी लूज कर दिया, और हाफ ने अपना क्या किया, साइज को ग्रो करके प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुआ बच्चों, उन्होंने स्टार्ट किया अपना मियोसिस 1 करना। अब मियोसिस 1 आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन है। अब रिडक्शनल डिवीजन जब मियोसिस 1 करेगा तो 2 N बनेंगे। एक N को हम बोलेंगे प्राइमरी पोलर बॉडी, जिसके अंदर 25% साइटोप्लाज्म है। एक होगी हमारी सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर सॉरी सेकेंडरी oocyte, नॉट सेकेंड पोलर, सेकेंडरी oocyte। एंड यही सेकेंडरी oocyte बच्चों क्या करेगा, अब जैसे मियोसिस 1 फिनिश होगा इसका, कब मियोसिस 1 फिनिश हुआ, जैसे प्यूबर्टी आई, आप सपोज कर लो 11 या 12 की एज आई, मियोसिस 2 स्टार्ट होगा सेम टाइम पे, मियोसिस 1 फिनिश, मियोसिस 2 स्टार्ट। मियोसिस 2 के प्रोफेज 1 पूरा फिनिश हो जाएगा, मेटाफेज 2 में जैसे ही आएगा वो फिर से स्टक हो जाएगा। तो इसका मतलब जितनी भी 11 ईयर की एज में गर्ल्स होती हैं, उनकी बॉडी के अंदर सारे के सारे जो ओगोनियाज है, जो 6 से 7 मिलियन बने थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो सबके सब स्टक रहते हैं कहाँ पे, प्राइमरी oocyte में। एवरी मंथ क्या होता है, एक ओगोनिया रिलीज होता है, मतलब वो अपना मियोसिस 1 फिनिश करता है, प्यूबर्टी अटेन होने के बाद मियोसिस 1 फिनिश किया, फिर उसके बाद मियोसिस 2 में स्टक रहता है। तो हर एक इंडिविजुअल की बॉडी में, हर एक फीमेल की बॉडी में सेकेंडरी oocyte स्टक इन विच स्टेज, मियोसिस 2 स्टेज, मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 स्टेज में पाए जाते हैं। फिर से सुनो, कौन सी स्टेज में स्टक है फीमेल बॉडी के अंदर oocyte, सेकेंडरी oocyte स्टेज में, और मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। एवरी मंथ क्या होगा, यही मेटाफेज 2 में अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होंगे, यही ओवरी से रिलीज होंगे, एंड कहाँ पे जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में जाएंगे। क्यों जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में, बिकॉज इनको अपना डिवीजन पूरा करना है। अब इनको अपना डिवीजन पूरा करने के लिए चाहिए स्पर्म, जब तक स्पर्म नहीं आएगा इनका डिवीजन पूरा नहीं होगा। अब सोचो, अगर स्पर्म की एंट्री नहीं, मतलब
ओवरी से तो निकल के चला गया फेलोपियन ट्यूब में, अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या वो सेकेंडरी oocyte रिटर्न आ पाएगा ओवरी में? रिटर्न नहीं आ पाएगा, तो वहीं पे डीजनरेट हो जाता है। उसी के डीजनरेट होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो मतलब एक सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ट्रांसफर हुआ फेलोपियन ट्यूब में, वो वहां पे वेट करेगा 1 दिन तक स्पर्म की एंट्री का। स्पर्म की एंट्री हुई तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो वहीं पे डीजनरेट हो जाएगा। तो इस डीजनरेशन में एक पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। वो प्रोसेस हम लोगों को समझना है कि इसको कौन कौन से हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं एंड ये प्रोसेस एग्जैक्टली होता कैसे। यहाँ तक सब कुछ सॉर्टेड है, ये बताओ फटाफट से। अगर यहाँ तक सॉर्टेड है, अब हम चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे कि एग्जैक्टली प्रोसेस हो कैसे रहा है। चलो अब मैं समझाती हूँ आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हुआ। अब हम लोगों ने एक चीज समझा कि क्या है फीमेल बॉडी के में, इन फीमेल बॉडी सेकेंडरी oocytes प्रेजेंट है अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। यहां तक कहानी सॉर्टेड है। एवरी मंथ क्या होगा? एवरी मंथ वन सेकेंडरी oocyte ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा एंड वेट फॉर स्पर्म, वेट फॉर एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म की एंट्री का वो वेट करेगा। इफ स्पर्म एंटर, इफ स्पर्म एंटर्स तो तब प्रोसेस हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। इफ नो एंट्री ऑफ स्पर्म, नो एंट्री ऑफ स्पर्म, देन स्टार्ट हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये प्रोसेस हम लोगों को समझना है कि एग्जैक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे स्टार्ट होगी, इस चीज को कौन कंट्रोल करेगा, कैसे जो ओवा वहां पे प्रेजेंट हो डीजनरेट होगा, तो इससे क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। स्टार्ट करें, बताओ फटाफट से। आई गेस अब यहाँ तक एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से ना पहले बच्चों एक और पॉइंट आप लोग समझ लो। जैसे कि सपोज करो मैंने ही बना दिया ओवरी। एक ओवरी की स्ट्रक्चर है कि ओवरी, मैंने बताया ना आपको कि जितने भी ओगोनियाज हैं, ओगोनिया से प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये सब प्रोसेस किसके अंदर चल रहा है? ओवरी के अंदर चल रहा है। तो ओवरी के अंदर जो प्रोसेस चलता है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। कैसे हुआ देखो, यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है ये, तो इस डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये हमारे पास प्रीमोडियल फॉलिकल्स ही बोल रहे हैं। प्रीमोडियल फॉलिकल्स आप इसको लिखो, दीज आर द ओगोनियाज, ये हमारे उगोनिया। तो जैसे जैसे उगोनिया से डेवलपमेंट हुआ तो उगोनिया हमारा कन्वर्ट होगा पहले प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अब आप बोलोगे मैम फॉलिकल्स क्या है, तो ऐसा समझो बच्चों, जो मैंने अभी आपको टर्म्स यूज किया प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, तो इन प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte के ऊपर जब सेल्स एक कवरिंग प्रेजेंट हो जाती है, तो कवरिंग प्लस बीच में हमारा एग, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte, उन दोनों को मिला के हम फॉलिकल बोल देते हैं। उसकी आउटर कवरिंग को भी जब हम कंसीडर करने लग जाते हैं, एग के बाहर जितनी भी कवरिंग्स है उन सबको कंबाइन वे में फॉलिकल बोलता है। तो पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, देन बनता है आपका टर्शियरी फॉलिकल, देन बनता है आपका ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ये इस टाइप से यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। इन्हीं के अंदर आपके oocytes प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? अगर मैं बोलूं बच्चों आपका प्राइमरी फॉलिकल्स, तो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर है हमारे प्राइमरी oocyte, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte है। तो प्राइमरी oocyte क्या, जिसके अंदर अभी मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। फिर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर हुआ स्टार्ट मियोसिस 1, मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। तो इसका मतलब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या है हमारा? सेकेंडरी oocyte। एक सेकेंड, प्राइमरी फॉलिकल नहीं, ये थोड़ा सा हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में प्राइमरी oocyte होता है। लिख लो आप इनको, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल दोनों के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है। अब जब सेकेंडरी से टर्शियरी में कन्वर्ट होगा
प्राइमरी सेकेंडरी, ये आपका सपोज करो दिस इज योर टर्शियरी, ठीक है। तो टर्शियरी के अंदर पाया जाएगा आपका सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट है आपका, फिर यहाँ पे आपका टर्शियरी के अंदर और डेवलपमेंट्स होंगे, देन आपका फाइनली बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। अब मैं चीज समझाना क्या चाह रही हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल दोनों के अंदर प्राइमरी ओसाइट, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल इन दोनों के अंदर सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी ओसाइट। अब क्या है यहाँ पे, अब मेन चीज ये है कि यहीं से एग को निकल के जाना है बाहर, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में, यहीं से एग रिलीज होगा। अब वो एग रिलीज एग्जैक्टली होता कैसे है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इनके बाहर कुछ कवरिंग्स प्रेजेंट होती है, तो इनकी कवरिंग्स में प्रेजेंट होती है बाहर ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये देखो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो आपकी बाहर सेल्स बनी हुई है प्राइमरी ओसाइट के बाहर, दीज आर द ग्रैन्युलोसा सेल्स। और ग्रैन्युलोसा सेल्स का एक काम होता है कि अपने अंदर से रिलीज करती है एस्ट्रोजन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्राइमरी फॉलिकल में ग्रैन्युलोसा की सिर्फ सिंगल लेयर है, सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैन्युलोसा 2 लेयर हो गई, तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल में एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल में बताओ, प्राइमरी में ज्यादा होगा या सेकेंडरी में ज्यादा? ऑब्वियसली सेकेंडरी में ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे 2 लेयर्स हैं। फिर अगर मैं बात करूं बच्चों टर्शियरी की, तो टर्शियरी में तो और ज्यादा लेयर्स आ गए ग्रैन्युलोसा की, तो टर्शियरी से जब आप ग्राफियन में आओगे तब और ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स बनेंगे, तो ग्रैन्युलोसा सेल्स की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो इट मींस एस्ट्रोजन की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ग्राफियन फॉलिकल्स अपने अंदर से रिलीज कराते हैं एस्ट्रोजन। क्लियर है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, नॉर्मल सी चीज है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। फिर इसके बाद क्या होगा, जब ये फुल डेवलप हो जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफियन, जब ये ग्राफियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्राफियन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, ग्राफियन ही आपका बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट कैसे होगा वो भी समझाऊंगी पूरा, यही बर्स्ट होगा, इसके अंदर से सेकेंडरी ओसाइट निकल के बाहर आएगा, फिर यही सेकेंडरी ओसाइट कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये याद रखना है कि ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, ग्राफियन फॉलिकल के बाहर बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल्स है जो एस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहा है। ये चीज मैं क्यों समझा रही हूँ आप लोगों को अभी पता चल जाएगा जब मैं साइकिल के स्टेप्स में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बताओ फटाफट से, आई गेस क्लियर होगा यहाँ तक। अब फाइनली हम लोग स्टेप्स लिखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। लिखो बच्चे, अगर हम बोले मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। आई गेस ये तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर है, बिगिनिंग और इसका स्टॉपेज। बिगिन कब होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्टॉप कब होती है, सो द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्क एंड स्टॉपेज इज नोन एज मेनोपॉज। सिंपल ये चीज। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कुछ इवेंट्स आती है, लिखो इन इवेंट्स को। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की इवेंट्स बच्चों 2 जगह पे होती हैं, या फिर अगर आप इसको देखना चाहो ना तो मैं इसको 3 इवेंट्स में डिवाइड कर रही हूँ। फिर मैं अलग अलग प्लेसेस पे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक यूट्रस के अंदर भी चलती है और ओवरी के अंदर भी, दोनों को सेम टाइम पे हो रहे प्रोसेस को हमें समझना होता है कि अगर 1 डे से लेके 5 डे पे यूट्रस के अंदर ये हो रहा है तो ओवरी के अंदर क्या चल रहा होगा। ये चीज रिलेट करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर इस कंसेप्ट को समझना है। तो इवेंट्स मैंने बोला तो मैं 3 पार्ट्स में इवेंट्स को डिवाइड कर रही हूँ। पहला मेरा इवेंट हो गया प्री ओव्यूलेटरी इवेंट्स, प्री ओव्यूलेटरी इवेंट्स। सेकेंड इवेंट हो गया ओव्यूलेशन। थर्ड इवेंट हो गया पोस्ट ओव्यूलेटरी इवेंट, पोस्ट ओव्यूलेटरी इवेंट्स। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है पूरा 28 डेज या फिर 28 से 29 डेज भी आप लिख सकते हो, बट एनसीईआरटी हमारा एग्जैक्टली लिखते हैं 28 डेज। तो मैं आपको बताऊंगी 28 डेज की किस किस डे में कौन सी इवेंट चल रही है। अगर हम बोले डे 1 से लेके बच्चों डे 13 तक तो हो रहा है प्रोसेस प्री ओव्यूलेटरी। ओव्यूलेशन डे होता है आपका 14th डे, फिर 14 के बाद 15 से लेके 28th डे तक तो बोलता है आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी इवेंट। प्री ओव्यूलेटरी डे 1 से डे 13 तक, ओव्यूलेशन 14 पे, पोस्ट ओव्यूलेटरी 15 से 28 तक। अब प्री ओव्यूलेटरी मतलब डे 1 से लेके डे 13 तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 जगह पे चेंजेस चल रहे होता है। द फर्स्ट वन इज ओवरी। तो पहले हम देखेंगे ओवरी के अंदर क्या चल रहा है, फिर हम देखते हैं यूट्रस के अंदर क्या चल रहा है। ओवरी और यूट्रस दोनों के अंदर ध्यान से समझना है।
ओवरी के अंदर अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पे क्या होता है, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं तो ओवरी के अंदर चल रहे प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, इज नॉन एज फॉलिक्यूलर फेज। अब ये फॉलिक्यूलर फेज में क्या हो रहा है आपका, फॉल देखो नाम से पता चल रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, एंड टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बच्चों फॉलिकल्स के बाहर है ग्रैनुलोसा सेल्स, तो ग्रैनुलोसा सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स हम बोलते हैं सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम एक टाइम पे ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, या ऐसे समझ लो बहुत सारे ओसाइट्स हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, तो ऐसा नहीं होता क्या कभी भी कि एक साथ 100 स्टार्ट हो गए डेवलप करना, तो एलोपियन ट्यूब में एक ही जगह पे 100 सेकेंडरी ओसाइट्स पहुंच रहे हैं, या 50 या 2 या 10 भी मान लो मैम, ऐसा क्यों नहीं होता है? आखिरकार ऐसा क्या है ओवरीज के अंदर कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही फॉलिकल डेवलप होता है? वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होने लगते हैं ना, तो ये डेवलप्ड फॉलिकल, जैसे एक फॉलिकल ने डेवलप करना स्टार्ट किया, तो एक डेवलप फॉलिकल अपने अंदर से रिलीज करता है दो हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। और यही इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, इनहिबिन क्या करता है आपका, इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल फॉलिकल्स। एक टाइम पे बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप ना हो जाए, इस चीज को इनहिबिट करेगा। ये एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, अब ये एस्ट्रोजन का काम समझेंगे। ये एस्ट्रोजन ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होके जाएगा यूट्रस तक, ध्यान से यूट्रस तक ये जाएगा। अब यूट्रस में क्या होगा इसका, तो बच्चों देखो मैंने बोला कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सी इवेंट, प्री ओव्यूलेटरी, जो डे 1 से डे 13 तक होती है। अब यूट्रस के अंदर ना डे 1 से डे 13 तक दो अलग अलग इवेंट्स होती हैं। पहली इवेंट तो होती है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड इवेंट होती है यहाँ पे प्रोलिफेरेटिव फेज। ये यूट्रस के अंदर चल रही है 1 डे से लेके 13 डे तक, प्रोलिफेरेटिव। अब डेज इसमें देख लो जरा, ऊपर मैं यूट्रस के ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे कि ये चल रहा है डे 1 से लेके डे 13 तक, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी डे 1 से डे 5 तक, ठीक है। फिर 5 के बाद 6 से लेके 13 डे तक चलेगा यहाँ पे प्रोलिफेरेटिव। कैसे होगा, अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज में सबको पता है एंडोमेट्रियम का होता है डीजनरेशन। व्हाट इज एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे लिख लो ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब प्रोलीफेरेटिव में क्या होगा, जो ये एंडोमेट्रियम ब्रेक हुई है ना, जो एंडोमेट्रियम में ब्रेक हुई है, इसका रीजनरेशन, कैसे रीजनरेशन होगा वो देखो। अभी मैंने आप लोगों को ये बताया, ये वाले डायग्राम, कि सबसे पहले हमारे पास oogonia है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर से जो एस्ट्रोजन है वो बहुत कम अमाउंट में होगा, तो प्राइमरी से जैसे सेकेंडरी बनना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। तो सपोज करो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल आपके कौन से डे में है, यहाँ पे डे 1 से लेके डे 5 तक, डे 1 से डे 5 तक ओवरी के अंदर अभी प्राइमरी और सेकेंडरी बने हैं। फिर जैसे ही 6th डे आया, तो 6th डे पे क्या होगा, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल बन जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे अमाउंट के एस्ट्रोजन रिलीज होंगे। अब यही एस्ट्रोजन क्या करेगा, डे 1 से डे 5 तक तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हुई, क्योंकि उस टाइम पे फॉलिकल्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए थे, वो प्रॉपर अमाउंट में एस्ट्रोजन नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी टर्शियरी फॉलिकल बने और ग्राफिन फॉलिकल बने, तो इसका मतलब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है, वही एस्ट्रोजन मैंने बोला ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होके आ गया यूट्रस तक। अब ये यूट्रस में क्या कराएगा, ये यूट्रस में कराएगा रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। बताओ आया समझ में, कौन रीजनरेट कराएगा, बाय एस्ट्रोजन, जो रिलीज्ड कहां से हुआ था, रिलीज्ड फ्रॉम डेवलप्ड फॉलिकल, और कहां से था, और ग्रैनुलोसा सेल्स।
ये चीज क्लियर हुआ डे 1 से लेके आपका डे 13 तक क्या प्रोसेस चल रहा है। अब सोचो, पूरा ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, अब उसके अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स मैक्सिमम हो चुकी हैं। ग्रैनुलोसा सेल्स एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं बॉडी के अंदर। अब ये ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करेंगी, एक सेकेंड, यही ग्रैनुलोसा सेल्स एक सिग्नलिंग बनाएंगी। कैसा सिग्नलिंग बनाएंगे वो समझते हैं जरा। देखो, सिंपल वे में लिखना, बिल्कुल ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल कब तक बन चुका, मतलब अभी 13th डे चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का चल रहा है 13th डे, तो ग्राफियन फॉलिकल बना। अब ग्राफियन फॉलिकल ने क्या किया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की मैक्सिमम अमाउंट हो गया, अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। अब जैसे ही बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का एक हाई पीक आता है तो ये सिग्नल देता है आपके हाइपोथैलेमस को, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन गिव्स अ पॉजिटिव फीडबैक, इसने दिया पॉजिटिव फीडबैक ऑन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये मैंने बना दिया यहाँ पे हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लिख दो इसको, हाइपोथैलेमस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब ये एस्ट्रोजन बच्चों क्या करता है, दो जगह पे सिग्नलिंग देगा। इस एस्ट्रोजन ने आपका सिग्नल दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिया, मतलब हाइपोथैलेमस को, सेम टाइम पे इसने पॉजिटिव फीडबैक दिया आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, अपने अंदर से रिलीज किया है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे कि एफएसएच और एलएच, ये हार्मोन है। सेम टाइम पे इसने एंटीरियर पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज कराया कौन सा हार्मोन आपका, एलएच। तो अब बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन एट डे ऑफ 13th डे पे एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर मैं आपसे कंपैरिजन पूछूं बच्चों कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन देखो दो जगह से सिक्रेट हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से भी और एंटीरियर पिट्यूटरी से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक जगह से सिक्रेट हो रहा है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसकी होगी, एलएच की होगी। इसी को हम बोलते हैं आपका एलएच सर्ज, दिस इज एलएच सर्ज। तो जैसे ही 13 डे कंप्लीट हुआ एलएच सर्ज आ गया बॉडी के अंदर, तो एलएच सर्ज कब आया, 14th डे पे। जैसे ही बॉडी के अंदर आया एलएच सर्ज, ये क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा देगा। अब 14 डे पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो प्रोसेस हो जाएगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या हुआ, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन and release of secondary oocyte, release of secondary oocyte। यहां तक सॉर्टेड है बिल्कुल। चलो एक बार ना अपनी पहले टेबल पे आ जाते हैं यहीं पे, तो 14 डे पे हुआ आपका रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte कुछ नहीं करेगा, सेकेंडरी oocyte देखो ग्राफिन फॉलिकल की स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल, इसके सेंटर में ये रहा सेकेंडरी oocyte, तो ये सेल्स यहाँ से ऐसे ब्रेक होंगी, सेकेंडरी oocyte ऐसे निकल के जाएगा, अपने साथ कौन कौन सी सेल्स लेके जाएगा, कोरोना रेडिएटा, और उसके बाहर जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, बाकी का जितना पार्ट है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, सब यही रहता है, ऐसे समझ लेना। अब जितनी पार्ट रह गया है यहाँ पे, ओवरी की बात कर रही हूँ, ये स्ट्रक्चर तो गई आपकी फेलोपियन ट्यूब में, अब ओवरी के अंदर क्या बचा, ओवरी के अंदर बचा आपका रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, लिखो इस पॉइंट को, यहाँ पे बचा रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। इसी रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं आपका, दिस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। एंड यही कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम करता है। कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम 4 टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता है, PERI, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, E for estrogen, R for relaxin, I for inhibin। काम किसका है, सिर्फ इन दो हॉर्मोन्स का काम है,
सिर्फ दो हार्मोन का काम है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। अब ध्यान से समझो, बॉडी के अंदर एलएच की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। एलएच की कंसेंट्रेशन ज्यादा, एलएच ने क्या करा, ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करा दिया। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ, उससे बन गया कॉर्पस ल्यूटेम, एक एंडोक्राइन ग्लैंड। उसने अपने अंदर से प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सीक्रेट करा, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे समझो, एंडोक्राइन ग्लैंड। और कब तक के लिए, सिर्फ और सिर्फ 14 डे के लिए, 14 दिन के लिए बॉडी के अंदर रहती है सिर्फ। ऐसे समझ लेना, इसका लाइफ स्पेन ही इतना होता है। तो अब अगर मैं बात करूं बच्चों एक फीमेल बॉडी की, तो फीमेल बॉडी में किस किस की कंसेंट्रेशन है, एलएच की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। एलएच ने पॉजिटिव फीडबैक दिया किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम ने सीक्रेट किया अपने अंदर से प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, सीक्रेट किया। अब यही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, आपको पता है एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, अभी एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन करा रहा था। तो यही एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम की कराएगा थिकनिंग, कि और ज्यादा थिक हो जाए, बिकॉज सेकेंडरी ओसाइट पहुंच चुका है अपनी फेलोपियन ट्यूब में। अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस स्टेज को आके एंडोमेट्रियम में तो एम्बेडेड होना है, इम्प्लांटेशन करना है। तो एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इम्प्लांटेशन के लिए, बिकॉज एंडोमेट्रियम को नहीं पता है फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो एंडोमेट्रियम का यहाँ पे थिकनेस एस्ट्रोजन कराता रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा फिर यहाँ पे, प्रोजेस्टेरॉन इसको मेंटेन करके रखेगा कि डीजनरेट ना हो जाए। देखो ये करेगा इसको मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को ये मेंटेन रखने का काम करेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो इसको ग्लैंडुलर बनाएगा, इसके अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई और ज्यादा बढ़ाएगा, ताकि ये सेल्स जितने यहाँ पे बन रहे हैं वो डीजनरेट ना हो जाए। बताओ यहां तक समझ में आया, ओव्यूलेशन पढ़ लिया। अब जो मैं इवेंट बता रही हूँ, दीज आर द पोस्ट ओव्यूलेटरी इवेंट्स। अब इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी की फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, कैसे हुआ। तो हम बोल सकते हैं बच्चों पोस्ट ओव्यूलेटरी में क्या क्या हुआ, मतलब आफ्टर ओव्यूलेशन क्या हुआ। पोस्ट ओव्यूलेटरी इवेंट्स, तो पोस्ट ओव्यूलेटरी इवेंट्स का सबसे पहले डेज लिखो, कौन से डेज पे हुआ आपका, 15th डे से लेके 28 डे तक हुआ। दो जगह पे प्रोसेस चलेगा अगेन आपका, एक तो ओवरी के अंदर चल रहा है और एक चल रहा है यूट्रस के अंदर। ओवरी के अंदर क्या, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो चुका था 14 डे पे। ओवरी के अंदर अब क्या बन जाएगा, ओवरी के अंदर अब फेज चलेगी ल्यूटियल फेज। ये ल्यूटियल फेज इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और यही कॉर्पस ल्यूटियम अपने अंदर से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को सीक्रेट करेगा, और यही प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन यूट्रस के पास जाके प्रिपेयर करेंगे एंडोमेट्रियम को, प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। एक उसको बनाने का काम करेगा, दूसरा उसको मेंटेन और ग्लैंडुलर बनाने का काम करेगा। सिंपल यहां तक सारी चीजें। अब इसके बाद क्या होगा, 28 डे तक, मतलब 28th डे तक ये प्रोसेस चला। अब आप देख रहे हो जो मैंने कॉर्पस ल्यूटियम की 14 दिन की लाइफ स्पेन लिखा था, तो 14 दिन तक तो क्या हुआ, एस्ट्रोजन उसको बनाया जा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन किए जा रहा है। लेकिन फिर एक टाइम आएगा कि 14 डे, जैसे 14 डे आया, कॉर्पस ल्यूटियम का लास्ट डे था, उसकी लाइफ स्पेन का लास्ट डे, तो अब ये क्या होगा, अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। कैसे डीजनरेट होगा, बिकॉज बॉडी के अंदर से ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन डिक्रीज हो गया, क्योंकि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन भी एक प्रॉपर अमाउंट तक ही, एक प्रॉपर टाइम तक ही बॉडी के अंदर रहता है। तो 14 डे तक ये रहा, क्योंकि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की कंसेंट्रेशन कम हुई। तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा था। इसको लिख लो, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, यही कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब हमारा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन कम हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम हो गया डीजनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम हो गया डीजेनरेट। अब जैसे ये डीजेनरेट हुआ, अब स्टार्ट होगा नेगेटिव फीडबैक। अब तक पॉजिटिव फीडबैक था, अब आएगा नेगेटिव फीडबैक। इट विल गिव नेगेटिव फीडबैक ऑन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन
इनकी भी कंसंट्रेशन डाउन होगी। इनकी कंसंट्रेशन जैसे ही डाउन होगी एंडोमेट्रियम हो जाएगी डीजनरेशन स्टार्ट, एंडोमेट्रियम स्टार्ट डीजनरेशन। तो एंडोमेट्रियम स्टार्ट डीजनरेशन, उसका स्टार्ट होना क्या प्रोसेस दिखाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बताओ फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे के बाद फर्स्ट डेट ही तो आएगी। तो फर्स्ट डे में क्या था, फर्स्ट से 5 डे तक फिर वही चलेगा कि एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो रही है, ओवरी के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल बन गए हैं। फिर 6th डे पे क्या होगा, टर्शियरी और उसमें ग्रैनुलोसा सेल्स होंगी, वो एस्ट्रोजन तो फिर से मेंटेन हो जाएगा। फिर मेंटेन होगा, फिर ओव्यूलेशन हो जाएगा। फिर ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन तक वो बॉडी में रहेगा जब तक ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन रहेगा। फिर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, इसका नेगेटिव फीडबैक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन पे, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जैसे ही डाउन में एंडोमेट्रियम फिर से डीजनरेट हो गया। बताओ समझ में ये चीज, कहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक लग रहा है, कहाँ पे कुछ नहीं समझना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटिलाइजिंग ल्यूटियम। जब तक बॉडी में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम है। जब तक बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन है तब तक बॉडी के अंदर क्या रहेगा, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हुआ सेम टाइम पे एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो जाएगा। एंड डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम यही दिखाती है इट इज द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी अटेन नहीं हुई है। इट इज द सिंबल ऑफ डीजनरेशन या फिर स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पॉइंट बच्चों बताओ समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को। आई गेस अब तो काफी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट है तो एक बार ना एनसीईआरटी का फ्लो एक बार हम देख लेते हैं पूरा कि एनसीईआरटी क्या लिखती है। अब जितनी मैंने आप लोगों को फेजेस बताया उन्हीं फेजेस को देखना है कैसे चल रहा है। डे 1 से लेके डे 29 तक इन लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। जितना मैंने बताया उसको रिलेट करना है। डे 1 से लेके डे 5 तक क्या चल रहा है, डे 1 से लेके डे 5 तक देखो एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो रहा है। एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो रहा है इसका मतलब बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन कम होगी। देखो एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बिल्कुल मेंटेन है। फिर 5th डे के बाद यहाँ पे देखो ये आपका लिख लो उगोनिया, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी है यहाँ तक। फिर जैसे जैसे टर्शियरी बनना स्टार्ट हुआ तो देखो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी एंडोमेट्रियम वापस से रीजनरेट होगी, पहले रीजनरेट होगी उसके बाद वो ग्लैंडुलर बनेगी। पहले नॉर्मल आएगी फिर धीरे धीरे उसकी थिकनिंग होगी फिर ग्लैंडुलर बनेगी। तो जैसे जैसे देखो मैच्योर होने लग रहा है फॉलिकल, ग्रैनुलोसा सेल्स बढ़ रही है, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बड़ा एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन। अब एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है तो एंडोमेट्रियम भी स्टार्ट हो रही है थिकनिंग होना। इसके साथ साथ फॉलिकल्स डेवलप कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखो फॉलिकल्स डेवलप होने लग रहे हैं, जैसे ही फॉलिकल मैच्योर हो जाएंगे तो एफएसएच की कंसंट्रेशन थोड़ी सी डाउन। फिर जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल आएगा, ग्राफिन फॉलिकल मैक्सिमम कंसंट्रेशन देगा एस्ट्रोजन के। देखो एस्ट्रोजन का एक पीक आया, एस्ट्रोजन का पीक आया, उसने सिग्नल दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिया किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देखो एफएसएच भी रिलीज किया और एलएच भी रिलीज किया। ज्यादा अमाउंट में कौन था, एलएच, इसीलिए इसको नाम दिया हमने एलएच सर्च, दिया इसको नाम एलएच सर्च। अभी हमारा एलएच सर्च हुआ, ओव्यूलेशन यहाँ तक हो गया। अब ओव्यूलेशन के बाद स्ट्रक्चर बन गई कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बनी मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो देखो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन कितना हाई हो गया और एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है आपका, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है, इसको ग्लैंडुलर बना रहा है और प्रोजेस्टेरॉन इसको और ग्लैंडुलर बना रहा है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स क्रिएट करा रहा है। सेम टाइम पे एस्ट्रो आपका एलएच और एफएसएच की कंसंट्रेशन मेंटेन है, बिल्कुल मेंटेन है यहाँ पे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा डीजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ, क्यों डीजनरेट हुआ, क्योंकि एलएच हार्मोन में डाउन हो गया, एलएच की कंसंट्रेशन कम हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ तो देखो फिर से एंडोमेट्रियम डीजनरेट स्टार्ट हो गया। एंडोमेट्रियम कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों की कंसंट्रेशन डाउन हो गई, दोनों की कंसंट्रेशन डाउन हुई तब एंडोमेट्रियम डीजनरेट। पहले एलएच डाउन हुआ फिर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ, उसी ने प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन पे नेगेटिव फीडबैक डाला, उसकी वजह से एंडोमेट्रियम डीजनरेशन स्टार्ट। यही मैंने आप लोगों को सारे के सारे फेजेस यहाँ पे समझा दिया है। आई गेस अब आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। अगर स्टिल कोई भी आपको डाउट रहता है ना तो बच्चा सजेस्ट कि एक बार अच्छे से नोट्स को पढ़ो एंड इन चीजों को ना खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप हैंड रिटन लिखोगे किसी भी चीज को आपके माइंड में सेट हो जाता है बहुत अच्छे से।
क्लियर। सो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो इसके टॉपिक से रिगार्डिंग, अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है या फिर कोई टॉपिक रह गया है उस पर होगा, या फिर हम अपनी वही एनसीईआरटी वाली सीरीज को मेंटेन रखेंगे जो आप लोगों के टर्म 1 एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट समझ में आए तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।